चलिए, हम लोग पिछले क्लास में फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन चल रहे थे और ग्रेविटेशन में आपको हम बताए थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। और इसमें हम लोग देखे थे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे सूचित किए थे? जी से, और जी बराबर फॉर्मूला gm/r²। याद है सबको? इसमें हम लोग देखे थे कि पृथ्वी की सतह पर इस जी का मान कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जब वैल्यू बैठाए थे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लगभग हम लोग 10 माने। अगर हम चंद्रमा की सतह पर जाएंगे तो क्या चंद्रमा का मास और पृथ्वी का मास बराबर है? नहीं। चंद्रमा की त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या बराबर है? नहीं। इसीलिए चंद्रमा पर जी का जो मान है ये अर्थ पर है, ये मून पर है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी चंद्रमा पर जो जी का मान है ये अर्थ पर के जी का मान का 1/6 गुना, इसमें 1/6 से भाग लगा देंगे तो 16 गुना 6 96 होता है, 1.6 आ जाएगा। तो आपको दिमाग में सेट रखना है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम लोग को सीखनी है, थोड़ा कंसेप्ट की बात चलेगा। इस जी के मान में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो जी में परिवर्तन की बात करें तो अगर हम पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाए, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी की जगह जीडेस हो जाएगा, और जीडेस का फॉर्मूला होता है g(1 - 2h/r)। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाएंगे तो बोलो वैसे वैसे इसमें से ज्यादा घटेगा और गुरुत्वीय त्वरण का मान घटते जाएगा। तो दिमाग में बैठाना है, ऊंचाई पर जाने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगर हम गहराई में जाएंगे, पृथ्वी में त्रिज्या r है और d डेप्थ में गए तो गहराई में जाने से जीडेस बराबर g(1 - d/r) होता है। बोलो ऊंचाई में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है, गहराई में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो d भी बढ़ेगा तो ज्यादा घट जाएगा, और इसमें भी गुरुत्वीय त्वरण घटता है, दोनों में घटेगा, ऊंचाई में भी घटेगा, गहराई में भी घटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को अब समझनी है, वो ध्यान दो। ये देखो पृथ्वी है, ठीक बीच में भूमध्य रेखा है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर रुकी हुई है कि घूम रही? कोणीय वेग इसमें ओमेगा है, और ओमेगा के कोणीय वेग से पृथ्वी रोटेट कर रही है। अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें जो मान लें कि यहां से थीटा कोण बना रहा है, तो इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण जीडेस बराबर g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कई बार इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको क्वेश्चन देगा कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा कि 0 हो जाएगा। तो पहले तो ये बताओ, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? 0। अगर ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पूरा क्या होगा? 0। पहले कुछ घट रहा था, अब 0 हो गया, तो बोलो वैल्यू घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। मान लो पहले 10 रुपया था, आज 2 रुपया घट रहा था, 3 रुपया घट रहा था, अब कहता है कि कुछ नहीं 0 रुपया घटेगा, तो बोलो वैल्यू घटा कि बढ़ गया? इसलिए अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह पॉइंट हमारा ध्रुव है, पोल है। अगर हम ध्रुव पर चलेंगे तो बताओ ये पॉइंट यहां ले आएंगे तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ध्रुव पर थीटा 90 होगा और cos 90 का मान जल्दी बोलिए 0। इसका मतलब इसमें सबसे कम घटा है, और इसीलिए ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। आपसे पूछा जाएगा ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? मैक्सिमम होता है। अगर हम विषुवत रेखा की बात करें, इक्वेटर की बात करें, तो बोलो अगर ये पॉइंट यहां ले आएंगे तो थीटा क्या होगा? ये पॉइंट यहां ले आएंगे तो थीटा क्या होगा? 0। cos 0 का वैल्यू 1 cos का मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम घटेगा, इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम हो जाएगा। अब सब्जेक्टिव आएगा, गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, कर्क पर। तो अधिकतम कहां होता है? ध्रुव पर। न्यूनतम कहां होता है? विषुवत रेखा पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बोलो केंद्र का मतलब है कि गहराई में जाएंगे, और अगर ये डेप्थ का मान त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो हम लोग केंद्र पर पहुंच जाएंगे। और डी का वैल्यू अगर आर के बराबर दे दे तो केंद्र पर है, आर से आर एक बार में कट गया, 1 में से बन गया 0, 0 गुना कुछ भी, इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। अब देखो यहां से कई क्वेश्चन आ रहा है, सारे क्वेश्चन पहले लिखाएंगे, फिर एक अच्छे लेवल पे हम लोग वर्क करेंगे। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दे पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, डैश लिख दीजिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ब्रैकेट में जीई बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे लिख दीजिए, डैश देखिए चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ब्रैकेट में कर दीजिए जीएम, मून सरफेस पर जी, ब्रैकेट में जीएम बराबर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नीचे लिख दीजिए जीएम बराबर जीई गुना 1/6, यानी चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। जीएम बराबर जी गुना 1/6 कर दोगे। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, अस्ताल ला के हेडिंग दे, गुरुत्वीय त्वरण ब्रैकेट में छोटी जी, गुरुत्वीय त्वरण ब्रैकेट में छोटी जी के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। नीचे केस 1 स्थिति 1 करके लिख दीजिए, स्थिति 1 करके लिख दें, ऊंचाई में, ऊंचाई में, ऊंचाई में फॉर्मूला लिख दो जीडेस बराबर, ऊंचाई में नीचे फॉर्मूला लिख दो जीडेस बराबर g(1 - 2h/r), g(1 - 2h/r। नीचे डैश करके लिख दीजिए ऊंचाई बढ़ने से, ऊंचाई बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ऊंचाई बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। चलिए नीचे केस 2 लिख दीजिए, पृथ्वी की सतह से गहराई में, पृथ्वी की सतह से गहराई में
पृथ्वी की सतह से गहराई में, फॉर्मूला लिख दो, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटे आर, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटे आर, 1 माइनस डी बटे आर। नीचे लिख दीजिए पृथ्वी के केंद्र पर, डैश देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर, बोलो केंद्र पर जाएंगे तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर। जो डेप्थ है वो आर के बराबर होगा तो हम लोग केंद्र पर पहुंच जाएंगे, तो डी की जगह आर रख दीजिए, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस आर बटे आर। एक बार में कट जाएगा तो जी डैश बराबर क्या होगा, 0 लिख दीजिए। पहले केंद्र पर जाने का मतलब है डी का वैल्यू आर के बराबर करना, और इसीलिए डी को हटा के आर कर ले। पृथ्वी के केंद्र पर डी बराबर आर, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस आर बटे आर। एक बार में काट देंगे, जी डैश बराबर 0। नीचे डैश तक लिखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, 0 होता है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने से, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। दिमाग में बैठाना है, ऊंचाई में भी घटता है, गहराई में भी घटता है, केंद्र पर 0 होता है। नीचे लिख दीजिए केस 3, अस्तार लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट केस है केस 3। अक्षांश परिवर्तन और पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण, अक्षांश परिवर्तन और पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण, रोटेशन ऑफ अर्थ और लॉन्गिट्यूड चेंजिंग के कारण हम लोग देखेंगे क्या चेंजिंग आ रहा है, लॉन्गिट्यूड चेंज एंड रोटेशन चेंज, पृथ्वी के घूर्णन और अक्षांश परिवर्तन के कारण गुरुत्वीय त्वरण। चलो समझो, पृथ्वी घूम रही है और घूम रही है तो इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पृथ्वी घूमना बंद कर दिया तो समझोगे ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, 0। पृथ्वी का स्पीड बढ़ जाए तो समझना ओमेगा बढ़ गया। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। दूसरा नंबर हम लोग देखें कि यही इक्वेटर है, इक्वेटर को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है ठीक बीच में, और यहीं पर ध्रुव है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। ये नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, ये ध्रुव है। अगर हम पॉइंट किसी दूसरे पोजीशन पे मान रहे हैं, कहीं मान रहे हैं, तो बताओ ये त्रिज्या पृथ्वी का रेडियस क्या होगा, आर। ये कोण हम लोग क्या माने, थीटा। यहीं पर जी डैश का फॉर्मूला है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले फिगर बना के इतना लिख दो, फिर हम लोग इसमें डिटेल चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको पूरा बढ़िया से ध्यान देना है। चलिए हम लोग, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कई बार इसी से क्वेश्चन आ जाए। यानी चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है, जीएम बराबर जी गुना 1/6 दे दोगे। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, अस्तार लगा के हेडिंग दे, गुरुत्वीय त्वरण ब्रैकेट में छोटी जी, गुरुत्वीय त्वरण ब्रैकेट में छोटी जी के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। नीचे केस 1 स्थिति 1 करके लिख दीजिए, स्थिति 1 करके लिखते हैं, ऊंचाई में, ऊंचाई में, ऊंचाई में फॉर्मूला लिख दो जी डैश बराबर, ऊंचाई में नीचे फॉर्मूला लिख दो जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h बटे आर, जी इंटू 1 माइनस 2h बटे आर। नीचे डैश तक लिख दीजिए, ऊंचाई बढ़ने से, ऊंचाई बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ऊंचाई बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। चलिए नीचे केस 2 लिख दीजिए, पृथ्वी की सतह से गहराई में, पृथ्वी की सतह से गहराई में, पृथ्वी की सतह से गहराई में फॉर्मूला लिख दो जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटे आर, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटे आर, 1 माइनस डी बटे आर। नीचे लिख दीजिए पृथ्वी के केंद्र पर, डैश देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर, बोलो केंद्र पर जाएंगे तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर। जो डेप्थ है वो आर के बराबर होगा तो हम लोग केंद्र पर पहुंच जाएंगे, तो डी की जगह आर रख दीजिए, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस आर बटे आर। एक बार में कट जाएगा तो जी डैश बराबर क्या होगा, 0 लिख दीजिए। पहले केंद्र पर जाने का मतलब है डी का वैल्यू आर के बराबर करना, और इसीलिए डी को हटा के आर कर ले। पृथ्वी के केंद्र पर डी बराबर आर, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस आर बटे आर। एक बार में काट देंगे, जी डैश बराबर 0।
नीचे डैश करके लिखते हैं पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। शून्य होता है। नीचे डैश करके लिख दीजिए पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने से, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। दिमाग में बैठाना है, ऊंचाई में भी घटता है, गहराई में भी घटता है, केंद्र पर जीरो होता है। नीचे लिख दीजिए केस 3। अस्तार लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट केस है केस 3। अक्षांश परिवर्तन और पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण। अक्षांश परिवर्तन और पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण, रोटेशन ऑफ अर्थ और लॉन्गिट्यूड चेंजिंग के कारण हम लोग देखेंगे क्या चेंजिंग आ रहा है। लॉन्गिट्यूड चेंज एंड रोटेशन चेंज, पृथ्वी के घूर्णन और अक्षांश परिवर्तन के कारण गुरुत्वीय त्वरण। चलो समझो, पृथ्वी घूम रही है और घूम रही है तो इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पृथ्वी घूमना बंद कर दिया तो समझोगे ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। पृथ्वी का स्पीड बढ़ जाए तो समझना ओमेगा बढ़ गया। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। दूसरा नंबर हम लोग देखें कि यही इक्वेटर है। इक्वेटर को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा ठीक बीच में और यहीं पर ध्रुव है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। ये नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, ये ध्रुव है। अगर हम पॉइंट किसी दूसरे पोजीशन पे मान रहे हैं, कहीं मान रहे हैं, तो बताओ ये त्रिज्या पृथ्वी का रेडियस क्या होगा, आर। ये कोण हम लोग क्या माने, थीटा। यहीं पर जी डैश का फॉर्मूला है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले फिगर बना के इतना लिख दो, फिर हम लोग इसमें डिटेल चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको पूरा बढ़िया से ध्यान देना है। बना दिया सब कोई। अब सभी लड़के बढ़िया से देखोगे, इसमें पहला केस हम लोग देखें, स्थिति 1। अगर हम इक्वेटर पर चले, विषुवत रेखा पर चले, तो सारे बच्चे बताओ अगर इस पॉइंट को हम इक्वेटर पर लाएंगे तो थीटा क्या होगा, जीरो। तो विषुवत रेखा पर अगर सोचेंगे तो थीटा जीरो होगा। तो जीडस का फॉर्मूला क्या होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो। बोलो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो जीडस बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। और ये जो 1 है, ये कॉस का मैक्सिमम वैल्यू, अधिक से अधिक ही घट चुका है, इससे ज्यादा नहीं घट सकता। इसीलिए विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। तो जल्दी से पहले डैश लिख दीजिए विषुवत रेखा पर एट इक्वेटर। जब हम इक्वेटर की बात करेंगे तो पॉइंट इक्वेटर पे आएगा तो थीटा हमारा जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो 1 होता है, 1 कॉस का मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम घटेगा तो इसके लिए अधिकतम घटेगा तो इसका वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। एट इक्वेटर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मिनिमम। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। कभी भी मिनिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात होगी तो आप समझ लोगे कि इक्वेटर की बात चल रही है। बोलो एट पोल हम चल रहे हैं, ध्रुव पर, तो नीचे लिख दीजिए डैश देखिए एट पोल ध्रुव पर। एट पोल ध्रुव पर सारे बच्चे सोच के बताओगे अगर इस पॉइंट्स को हम पोल पर लेके चले जाएंगे तो बोलो थीटा क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो जब हम इस पॉइंट्स को पोल पर ले जाएंगे तो थीटा 90 हो जाएगा। जब थीटा 90 होगा तो जीडस का वैल्यू बोलो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 का वैल्यू ये पूरा गायब हो गया तो जीडस बराबर जी हो गया, कुछ घटा ही नहीं। इसीलिए यह मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होता है, पोल पर। तो जल्दी से इसको लिख दीजिए ध्रुव पर। नीचे लिख दीजिए ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। एट पोल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। नीचे डैश देखिए, एक पोजीशन हम लोग और सोचे, डैश देखिए लिखो यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे, व्हेन अर्थ रोटेशन इज स्टॉप, अर्थ रोटेशन अगर रुक जाए, बंद हो जाए, सारे लोग सोच के हमको ठीक से बताओ पृथ्वी घूमना बंद कर देगा मतलब क्या है, ओमेगा बराबर जीरो है। पृथ्वी घूमना बंद कर दिया तो ओमेगा क्या हो गया, जीरो। बोलो ओमेगा जीरो हो गया तो जीडस बराबर जी आर ओमेगा स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो। जीडस बराबर जी। बोलो ये जीरो होने से वैल्यू इसका घटा कि बढ़ा, जल्दी बोलिए बढ़ा। यानी पृथ्वी घूमना बंद कर देगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। तो जल्दी से इसको लिख दीजिए ओमेगा बराबर जीरो। नीचे हो जाएगा जीडस बराबर जी माइनस आर जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और जीडस बराबर जी। नीचे पृथ्वी घूमना बंद कर दे, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताओ यदि पृथ्वी का वेग बढ़ जाए घूमने का तब क्या हो,
अगर पृथ्वी के घूमने का वेग बढ़ जाए तो आपको समझना है ओमेगा बढ़ जाएगा तो उसका स्क्वायर होकर घटेगा, तो बोलो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। ये बात एकदम दिमाग में सेट रखेगा, कल्पनात्मक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। बोलो यहां तक एकदम क्लियर है सबका? अब आपसे पूछा जाए कि बताओ गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम कहां होता है? ध्रुव पर। न्यूनतम कहां होता है? विषुवत रेखा पर। केंद्र पर कितना होता है? 0। केंद्र पर क्या है? 0। पृथ्वी घूमना बंद कर दे, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा, पृथ्वी का स्पीड बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा। ये तो सारा बात क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको बढ़िया से समझना है। एक का नाम है द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं, और एक का नाम है भार जिसको वेट कहते हैं। देखो दोनों को खूब बढ़िया से समझोगे, उसके बाद तुमको 5-6 ऑब्जेक्टिव चलेंगे। अगर ये सब सही कर लिया तो मतलब एकदम इस पर क्वेश्चन बना लो। देखो मेन है फिजिक्स तभी बनेगा जब तुम समझ पा रहे हो। खाली कोई ऐसा किताब नहीं है जिसमें लिखा हुआ है वही लाइन सीधा सीधा। अब तुमको हम सब लिखा दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन दे। बुद्धि है तो बनेगा, नहीं बुद्धि है तो नहीं बनेगा। फिजिक्स में रेडीमेड वाला नहीं होता, इसमें बुद्धि वाला होता है, इसलिए हम प्रयास करते हैं बुद्धि तुम्हारा बढ़े। बुद्धि नहीं बढ़ेगा तो बस तसला में दही है तो दही में सब है, घी भी इसी में, मक्खन भी इसी में, लेकिन निकालने आएगा तब ना निकलेगा। तो हम तुमको लेसन खाली दही जमा के देते हैं। अब परीक्षा में कहता है कि घी चेक करें, अब लड़का कॉपी पन्ना उलटता है, कहता है ना घी लिखा है कहां? महने आएगा तब ना निकलेगा, महोगे तो मक्खन आएगा, फिर गर्म करोगे तब जाके घी बनेगा। तो प्रोसेस वहां तक जा सकता है। अब उस प्रोसेस के लिए देखो क्वेश्चन कितना घूम सकता है। अभी देखो क्वेश्चन दे रहा है, जितना लिखा है उतना ही से दे रहा है, देखो कितने बच्चे सही करता है। क्वेश्चन लिखो, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तुमको बंद वाला लड़ेगा तो बड़ा खुश होगे कि लड़ गया, लेकिन फिर चॉइस देके मुरझा जाओगे। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर, ध्रुव पर नीचे चॉइस से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, चॉइस पे घट जाएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। सी रिमेन्स कांस्टेंट, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और डी कुछ कहा नहीं जा सकता है, नथिंग टू बी से, कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चोरी करो तो तुमको चोरी अलाउ है। आप देखो क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे ही आएगा, बात इतना ही समझ लो। जो लड़के इस लेवल को अचीव करता है तब हम मुस्कुराते हैं। 10 क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा, 10 में 10 बने। लेवल नहीं पहुंचोगे तो कुछ नहीं होना तुम्हारा। वो खाली शॉर्टकट से थोड़ी पार हो जाएगा कि सर लिखा दीजिए, अभी भी आइए, एकदम लड़ जाएगा। उस मूर्ख मास्टर एकदम लड़ाते रहता है, यही बोलेंगे छप जाएगा, कुछ नहीं छपेगा। ऐसा बुद्धि है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या कहा, पृथ्वी घूमना बंद कर दे, ये ना क्वेश्चन है जी। तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अपरिवर्तित कितना को अपरिवर्तित लग रहा है? अरे रिमेन्स कांस्टेंट वाला है। और कितना को लग रहा है बढ़ जाएगा? अच्छा, और घट जाएगा कितने लोगों? अरे तुम लोग कुछ कहा नहीं जा सकता है, हाँ? कौन चॉइस लगा रहे? तो देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया, इसी चीज को समझना है। देखिए जो लड़के थोड़ा सा भी ध्यान देगा उनको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करा पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ओमेगा बराबर 0। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण, तो पहले सोचो ध्रुव पर थीटा क्या है? 90, तो cos 90 क्या है? 0। ये ऑलरेडी 0 है। ध्रुव पर जीडस का मान जी होता है, अब घूमना बंद भी कर देगा तो जी रहेगा, इसीलिए ध्रुव पर चेंज नहीं होगा। और बिल्कुल सही सोचा, अपरिवर्तित। अब लड़के क्या करेगा? कॉपी उल्टेगा और कहेगा घूमना बंद कर दे, लड़ गया एकदम। सर सेम क्लास में किए थे, और उसके बाद कहेगा कि लिखा है बढ़ जाएगा, ये मार के चला। और घर में जब समझाएंगे कि बाबू ध्रुव पर पूछा है तो कहेगा जा ऐसे हो गया, तो इतना बुद्धि लगाना पड़ेगा। बुद्धि नहीं लगाएगा तो नहीं बनेगा। अब तुमको सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो कहां पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं बदलेगा? विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, पोल पर, कर्क रेखा पर? पोल पर नहीं बदलेगा क्योंकि ऑलरेडी थीटा 90 से 0 हो चुका है, ओमेगा 0 से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलो क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है? अब थोड़ी सी बात हमारे साथ समझोगे, ध्यान दो और 2 मिनट हमारे साथ बढ़िया से सुनना, तब स्टेप क्लियर होगा। 2 टर्म है, एक का नाम है मास और एक का नाम है वेट। किसी भी पदार्थ का जो मात्रा होता है उसको हम लोग मास कहते हैं, और वेट का मतलब होता है कि जिस बल से पृथ्वी खींच रही है वो बल ही भार है। भार एक बल है, कितना खींच रही। फिर से बात समझना, 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध बर्तन में है तो उसकी मात्रा है, वो मास है। हमारे शर्ट के बाह का नाप, ये मास है, कितना चौड़ा होगा। अब तुम्हें बताओ चांद पर हम चल जाए तो वजन हमारा 1/6 हो जाए, तो क्या इस शर्ट भी 1/6 हो जाएगा? एकदम दुबला पतला होकर लकड़ी हो जाएंगे, कहेगा कि हाँ चांद पर आने से एकदम ढीला हो गया, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो मास कहीं नहीं बदलता, एकदम दिमाग में बैठाते जाएगा। हम तुमको शर्ट और सब इसलिए बता रहे हैं कि भार बदल जाएगा, लेकिन मास कहीं नहीं बदलेगा। मास एक मात्रा है, तुम्हारा माप है। और तुम जो तराजू पर चलते हो वो जितने बल से पृथ्वी खींची वो भार, और भार चेंज होता है, मास कभी भी बदलता नहीं है। मास हर जगह m जितना है वही रहेगा, लेकिन वेट का फार्मूला mg होता है। जिस प्रकार g बदलेगा वैसा वेट बदल जाएगा। मास तो नहीं बदला, g अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा। सेम क्वेश्चन का लेवल 2 करें। ये बताओ पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो किसी व्यक्ति का भार घट जाएगा, बढ़ जाएगा कि वही रहेगा? कैसे बोल? पृथ्वी घूमना बंद कर दे किसी व्यक्ति का भार, भार बोल रहा है ना, तो सोचना है कि बंद कर देगा तो जी बढ़ेगा तो भार बढ़ जाएगा। पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुव पर व्यक्ति का भार, चलिए बोलो वही रहेगा। अभी नालायक सिखाते कि ध्रुव पर जी नहीं बदलता है तो वही रह जाएगा। तुमको फिर क्वेश्चन कहेगा पृथ्वी के केंद्र पर किसी व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने से किसी व्यक्ति का भार घट जाएगा, गहराई में जाने से किसी व्यक्ति का भार बोलो घट जाएगा। और तुमको देखा एक आदमी सबसे भारी होगा पृथ्वी की सतह पर, बी माउंट एवरेस्ट पर, सी मेरियाना ट्रेंच में। बोल रहे अब कई नालायक लड़का उधर से चिल्लाते आ गया, ऐसे नहीं पाया क्वेश्चन कैसे घुमाया। वो सब जानता है कि इसको इधर भेज के देखते हैं होश में है कि गलत है। तुम्हारा भार सबसे ज्यादा होगा माउंट एवरेस्ट पर कि मेरियाना ट्रेंच में की सतह पर? सतह पर, क्योंकि ऊपर जाने से भी जी घटेगा, नीचे जाने से भी जी घटेगा, सतह पर मैक्सिमम होगा, सतह पर भार अधिकतम होगा। चांद पर जाएंगे तो भार 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चांद पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। अब हम जो सीखे द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, दिमाग में सेट करना, इसलिए ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। एक दिशा के साथ बदलता है, ऊंचाई में, गहराई में, चांद पर, पहाड़ पर, इसीलिए ये सदिश राशि वेक्टर। द्रव्यमान को साधारण तुला से मापते हैं, इसके लिए कोई कमानीदार तुला नहीं चाहिए। भार को कमानीदार तुला से मापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मापते हैं। इसमें वजन रखेंगे, पृथ्वी खींची तो ये लटक गया। इसमें भी वस्तु रखें, जितना पृथ्वी इसको खींची उतना ही इसको खींचेगी, डंडा बराबर होगा, कहेंगे हाँ तोला के। तोलाने का समीकरण इसी से चलो। और तुमको हमेशा ध्यान में सेट रखना है, साधारण तुला का मतलब सीधा। अब तुम दूध लेने जाओ तो साधारण तुला है, उसका नापने वाला भूला गया है तो हो सकता है गिलास से ही नाप के दे, कि नापा हुआ ऐसा भी होता है। वो भी नहीं होगा तो डायरेक्ट बाल्टी से दे देगा केन में कि नापा हुआ है, तब भरेगा तो होगी। आलू खरीदने गया तो कभी तुमको गिलास दिया है कि बटखारा नहीं मिल रहा, लो 2 गिलास आलू लेंगे आप? नहीं, आप साधारण तुला यूज नहीं करेंगे, आपको कमानीदार तुला चाहिए। तो अब बताओ जल्दी, चांद पर द्रव्यमान बदलता है कि भार? भार बदलता है। बुद्धि चेक करते हैं, खड़ो खड़ो, हम सब बुद्धि यहीं से टेस्ट करते हैं कि कितना बुद्धि धर रहा है। चले जाओ, तुम्हारा द्रव्यमान पृथ्वी
पर 40 किलो है तो चांद पर, या पृथ्वी पर 60 किलो है, 600 कटे वाला दे, तुम्हारा द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद पर 10 किलो होगा। बैठ जाओ। द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद पर, हाँ तो नालायक द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। चांद देखते ही कई लड़का एकदम खुजली लेते रहता है, 1/6 करिए देता है, वो चांद देखेगा नहीं कि मर गया 1/6। आज सेटर जान के 6 से कटे वाला देता है कि 60, चॉइस से 10, लड़का एकदम टनाक से मारा गया, चांद लड़ गया 10, नंबर बराबर 0 आ गया, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। बोलो दिमाग में सबका सेट रहेगा। अभी देख ले, चलो तुम कहा हो जाओ। देखो उसका भी देखते हैं। एक दुकानदार 60 किलो आलू, भारी भार है, 60 किलो आलू 10 रुपए प्रति किलो के दर से धरती से खरीदा और सरकार उसको चांद पर बेच दिया और चांद पर इसी दर से बेच दिया, तो उसको लाभ होगा, हानि होगा? ना लाभ ना हानि होगा। क्वेश्चन सुनो, आजकल ऐसा बेचवाएगा ना, मिजाज सही हो जाएगा, समझ रहा ना? फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लो। सरकार भेज रही है तो भाड़ा वाला नहीं सोचना। एक व्यापारी, क्वेश्चन पर सब बच्चे ध्यान देगा, एक व्यापारी 60 किलो आलू 10 रुपए प्रति किलो के दर से खरीदकर इसी दर से चांद पर बेच देता है, तो व्यापारी को चॉइस ए मुनाफा हो, बी नुकसान हो जाएगा क्योंकि भारी 1/6 होगा, और सी न लाभ न हानि हो, लॉस होगा। अच्छा बैठ जाइए। तो खैर अब तो क्वेश्चन का लेवल समझ रहा कहां जा रहा है। 1/6 खाली नहीं है, तुमको सामान सब बेचवा के बुद्धि चेक करे। अब दूध अगर रहता 6 लीटर दूध, तो चांद पर ले जाते तो 6 लीटर का कितना रहता? 6 लीटर। अच्छा 60 किलो आलू चांद पर कितना बनेगा? अगर भार रहेगा तब कितना बनेगा? 10 किलो। ऐसे भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, लेकिन सिंपल वे में भार लिख दिया तो किलो भी चला लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर चांद पर जाएगा तो 60 किलो आलू कितना बन जाएगा? 10 किलो। खैर अभी इन बातों पर आएंगे, क्वेश्चन चलेंगे। पहले नीचे लिखिए, इतना समझा के 5 को क्वेश्चन देंगे। अब बताओ 5 सही होगा ना? बस सर देख लिया जाएगा। लिखो द्रव्यमान मास, द्रव्यमान मास डैश लिख दो। यह पदार्थ की मात्रा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है, पदार्थ की मात्रा है, यह कहीं नहीं बदलता है। जतरा बना रहा है, लिखो जल्दी जल्दी। द्रव्यमान मास डैश देंगे, यह पदार्थ की मात्रा है, नीचे डैश देंगे, यह कहीं नहीं बदलता है। तो होश में रहना, द्रव्यमान शब्द बोलेगा तो कहीं नहीं जाएगा, तो नहीं बदलेगा, एकदम दिमाग में सेट रखेगा। नीचे डैश देंगे, अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी। चलो इस साइड में लिख दो भार, वेट, यानी चाहिए भार लिख के डैश दे दो, कोई दिक्कत नहीं। भार वेट, नीचे लिख दो भार W बराबर mg, वेट W बराबर mg, इस फार्मूला को घेर देंगे। भार W बराबर mg, यानी हम लोग सीधा समझ गए m कभी नहीं बदलेगा, लेकिन बदलेगा कौन? g, इसके कारण जो g का होगा वो वेट का हो जाएगा। नीचे डैश देके लिख दो सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी, नीचे डैश देके कमानीदार तुला से मापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मापेंगे। कमानीदार तुला से मापते हैं, कमानीदार तुला से मापते हैं, लिख दिया सब? चलिए नीचे क्वेश्चन लिखें, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे प्रश्न आते हैं लिखो। 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? चॉइस ए 100 न्यूटन, चॉइस बी 98 न्यूटन, चॉइस सी 99 न्यूटन, चॉइस डी 1000 न्यूटन। 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? आपको चॉइस दिया रहेगा। सारे बच्चे खूब बढ़िया से मेरे साथ सीखेगा, एकदम जहां स्टेपिंग उठाने आ गया तो सीख गया। 10 किलो द्रव्यमान का वस्तु है, तो बोलो सारे बच्चे मास बराबर कितना है? 10 केजी। खूब बढ़िया से समझेगा, मास कितना है? 10 केजी। इसका भार निकालना है, बोलो W का फार्मूला mg, m का मान बोलो 10, g का मान 10, 10 गुने 10 100। लाए थे? हाँ तो नालायक जैसा नहीं लाना। हाँ 10 मजबूरी में लिखना है, एक्यूरेट वैल्यू 9.8 होता है, दशमलव हटाएंगे तो 10, इसीलिए 98 न्यूटन। सुनेगा जान के परीक्षा में क्या करता है, वो जानता है कि लड़का इतना 10 लगाने की आदत हो गया होगा, 9.8 तो घर जाके लगाएगा। तो सेटर सब जानता है कि तुम क्या करोगे, तुम उसको मूर्ख नहीं समझ। हमें पढ़ा रहे सब मालूम है कि कहां स्पिन करने की पिन बोल दो, तो इसीलिए सेटर को एकदम और स्पीड से सेट करता है। हमें को टाइम देके हर दिन में ग्रेविटेशन से वो क्वेश्चन सेट करे, तो समझ रहा है? पूरे दिन भर में वो क्वेश्चन सेट करना है, तो 3 बार में टांगे 100 देके फिर करना, यही वाला दे देते। तो ये देंगे तो लड़के का आदत क्या है, तू उठाएगा कलम नहीं, भार W बराबर mg 10 गुने 10 100, हां मिल गया, मारो नेक्स्ट क्वेश्चन। और घर में आकर तो कहेगा जा ये 9.8 भी था, ये सब गलती करेगा तो रिजल्ट नहीं होगा, ये सब सही कर लिया तो रिजल्ट पहुंच जाएगा। रिजल्ट इन्हीं सब क्वेश्चन की गलती से रुकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। गजब छापता है ये सब, जी बराबर नरेटिव उठा रहा है, कितना लिखल है, सब तो एकदम अक्षर अक्षर छाप के रख देता है। इसको तो लगता है ऊपर मच्छर मरा रहा है, मार के वहां साटेगा कि मरा हुआ है। अपने बुद्धि लगा, मारेंगे ना तो मक्खी मार निकल जाएगा। लेकिन किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार 40 न्यूटन है, किसी वस्तु का भार 40 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान होगा, तो इसका द्रव्यमान होगा चॉइस से 4 किलो, बी 6 किलो, सी 8 किलो, डी 10 किलो। बना दिया। किसी वस्तु का भार, क्वेश्चन में भार दिया है वेट 40 न्यूटन है, बोलो वेट का फार्मूला क्या होता है? mg, mg बराबर 40, m गुना g 9.8 नहीं बैठा के 10 बैठा के चेक कर लो, कट गया, m बराबर 4 किलो, सही आंसर ए। 9.8 एक्यूरेट वैल्यू है, बैठा के देखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो 10 बैठा के निकल जाएंगे, इन्हीं की 10 मना हम नहीं कर रहे हैं, फास्ट में 10 भी बैठा सकते हैं। बोलो ऐसा क्वेश्चन बनेगा सबसे? क्वेश्चन लिखो। किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 किलो है, 60 किलो है, तो चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान निम्नलिखित में क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान निम्नलिखित में क्या होगा?
चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान निम्नलिखित में क्या होगा? चॉइस ए 6 केजी, बी 8 केजी, सी 10 किलो और डी 60 किलो। मत करो, सोच के बनाओ। पहले प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ने के बाद ठीक से देखो क्या कह रहा है, आप फिर इसके बाद बनाओ। महात्मा जी दिमाग लगाओ जल्दी से, पहले अपने से देखो दिया हुआ क्या है। चलो देखते हैं कितने बच्चे को ए लग रहा है 6 किलो, 6 किलो लग रहा है। अच्छा, कितने बच्चे को बी लगा 8 किलो, इतना लाइक तो नहीं होगा। सी लगा 10 किलो, 10 किलो वाला है, और डी लगा 60 किलो। वाह, तुम लोग को चॉइस इनमें से कोई नहीं, वो हट गया किसी से। क्या किलो है? 60 किलो। चलो पहले तो ये बताओ निकालना क्या है? चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान। बोलो द्रव्यमान कभी बदलता है, इसीलिए 60 किलो का 60 किलो। अरे नालायक, यहां द्रव्यमान लिखा रहता तब ना, यहां दिया क्या है? भार, तो कैसे 60 का 60 करवा? समझेगा? पहले बुद्धि लगा। ये लोग एकदम बुद्धि का स्विच ऑफ कर देता है और बस लोटी मार के पेड़ में लग जाता है। तुम लोग का लक्षण एकदम छोड़ दो, 1/6 करे वाला, उसे बच्चा वाला रेलवे के लेवल का क्वेश्चन तुम लोग को जब देगा बुद्धि वाला क्वेश्चन देगा। बताओ भार दिया है सतह पर, भार का फार्मूला W60, W का फार्मूला mg 60, m बराबर 60/g का मान 10, 6 किलो। पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलो है, तो क्या द्रव्यमान कभी बदलेगा? नहीं, इसलिए चांद पर भी 6 किलो। पहले द्रव्यमान निकाल लेंगे और वो कहीं नहीं बदलेगा, वो समझ रहे? तो इसीलिए तुमको पहले क्वेश्चन चले थे द्रव्यमान से भार, भार से द्रव्यमान, तो आपको पहले सोचना है कि वेट दिया है तो मास निकालेंगे, जो मास होगा वो कहीं नहीं बदलेगा, तो फिक्स हो जाएगा। बोलो जी क्लियर है सबका? क्वेश्चन कैसे मूवमेंट करेगा समझ रहा है? लड़के बेचारे 6 से भागा मारेंगे, 10 से भागा मार के आंसर हो जाएगा। तो लड़का ज्यादा तेज बनेगा, द्रव्यमान देके कहेगा नहीं बदलेगा तो 60 के 60 मार देगा। तो जितना सोचेगा वो सब चॉइस में दिया है कि इतना ही सोचेगा वो सब दे देगा कि लड्डू नंबर इनका पक्का हो। तो बोलो अब तो बन जाएगा ऐसा। क्वेश्चन लिखो, एक व्यापारी बिजनेस कराते हैं, वो अभी पहुंची थी चांद पर, उसके साथ जाना है चंद्रयान 3 से। लिखे एक व्यापारी 60 रुपए प्रति किलो की दर से, 60 रुपए प्रति किलो की दर से, प्रति किलो की दर से 60 किलो, 60 किलो दर कैसे लिखा दिया रे? 60, ये आलू का रेट से ज्यादा हो गया। टमाटर लिख दो, चल रहा है 60 किलो टमाटर खरीद, टमाटर पृथ्वी से खरीदकर, टमाटर पृथ्वी से खरीदकर इसी दर से चांद पर बेच देता है, खरीदकर इसी दर से चांद पर बेच देता है, चांद पर बेच देता है। तो व्यापारी को चॉइस ए मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। व्यापारी को चॉइस ए मुनाफा होगा, चॉइस बी लॉस होगा, हानि होगा, हानि होगा। चॉइस सी न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलो पहले कल्पना करो कि चांद पर गए, कल्पना शक्ति बढ़ाओ, जब तक सोचोगे नहीं तब तक पढ़ने का आनंद ही नहीं। पहले सब लड़के सोचो कि बस टमाटर खरीदे हैं, चांद पर गए, फिर सोचे कि रुपया ज्यादा आया कि कम आया कि क्या होगा, बैठ के सोच लिया। अच्छा कहा तुम लोग व्यापारी? हानि होगा। कितने को लाभ लग रहा है? लाभ होगा, इतना नालायक तो नहीं होना चाहिए। और कितने को लग रहा है हानि होगा? हानि। अच्छा, और कितने को लग रहा है न लाभ न हानि? वाह गुड। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे 60 किलो का टमाटर लिया है और इधर 20-20 किलो 3 को बटखारा रखे, तो 60 है, 60 है रेट जो है। अब चल दिया चांद पर, तो चांद पर जब तौलेंगे तो ये बटखारा में लिखा हुआ कितना किलो है? 60, लेकिन बन कितना गया? 10। बना भले 10 है लेकिन लिखल तो 60 है, लिखल 60 है जी। इसमें भी टमाटर पूरे का पूरे चढ़ेगा, भले 10 है लेकिन देखने में 10 नहीं है, वहां 60 ही है। कोई देखेगा तो कहेगा 20-20 3 को बटखारा, अंदर अंदर जोड़े। और इसीलिए जब बेचेगा तो 60 का 60 ही बिक रहा है, न लाभ न हानि हो। और सही आंसर सी। बात समझेगा? तुम लोग ध्यान नहीं दिया, हम समझ रहे थे कि चांद पर जाकर लोग 1/6 पक्का करेगा, 1/6 दोनों में करेगा, तो दोनों में करेगा तो बटखारा पर लिखा हुआ 20-20 60 है लिखा हुआ, अंदर अंदर 10। टमाटर पूरा चढ़ गया, अंदर अंदर 10, तो पूरे का पूरे चढ़ेगा लेकिन बटखारा कितना है? 60, इसलिए बिक जाएगा पूरे वही रेट से, उतना ही, तो न लाभ न हानि। हाँ यही क्वेश्चन में सुन लो, सेम क्वेश्चन को एक बार बदला है। इतना हाई लेवल जानते हो कहां पूछता है? रेलवे के ग्रुप डी में। बीपीएससी नहीं पूछा, या तो यूपीएससी पूछा है, नहीं तो रेलवे ग्रुप डी में पूछा है। ग्रुप डी में चांद पर भेज दिया। अब वहां पे क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा होता है, कई बार हमको सोचने पड़ता है कि रेलवे ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन देके इंजीनियर चुन रहा है कि पटरी उखाड़ने वाला चुन रहा है। ग्रुप डी में ऐसा पूछेगा तो इंजीनियर से क्या पूछेगा? अब इसमें ये बताओ, क्वेश्चन यही देता कि व्यापारी और स्प्रिंग बैलेंस से बेच रहा, तब आप ठीक सोचे हानि हो जाए। और स्प्रिंग वाला तराजू धरती पर तो खिंचाएगा 60, लेकिन चांद पर जाएगा तो 10, फिर हानि हो जाएगा। अगर स्प्रिंग तराजू लिख दिया है तो एकदम सही तुम लोग सोचा था हानि हो, लेकिन अगर स्प्रिंग तराजू नहीं लिखा है तो न लाभ न हानि हो। बोलो दोनों क्लियर है सबका? अब थोड़ा सा स्टेप हम लोग को और समझना है, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा स्टेप आपको समझना है। अब एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग लिफ्ट आधारित प्रश्न का, खूब बढ़िया से ध्यान से समझना। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में है और लिफ्ट में तराजू पर चढ़ा दिया जाए, उसका वजन 60 किलो बता रहा, अब लिफ्ट ऊपर जाने लगे तो बोलो उसका भार वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? क्या लगता है? बढ़ जाएगा। अच्छा लिफ्ट अगर नीचे आने लगे तो क्या लगता है? बोलो घट जाएगा। तो नालायक ऊपर जाने में भी वही रहेगा, नीचे आने में भी वही रहेगा। अब ये स्टेप सुनो, लिफ्ट सुनेगा ध्यान से, एक आदमी लिफ्ट में तराजू पर खड़ा है, लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है, भार तो बढ़ेगा, अब वही रहेगा, मारेगा तो लड्डू नंबर आएगा। बातों पर ध्यान देगा। लिफ्ट चलने के दो तरीके हो सकते हैं, एक समान वेग से चलना और एक त्वरण के साथ चलना। एक समान वेग का मतलब 10 माने 10, अगर एक समान वेग से जा रहा है तो भार में कोई चेंज नहीं होगा, एक समान वेग से नीचे आ रहा है तो भार में कोई चेंज नहीं होगा। सेम लिफ्ट हटा के ट्रेन दे दे, एक ट्रेन चल रही है और एक व्यक्ति गेंद हवा में उछाल देता है, जान के ट्रेन को अच्छा स्पीड दिला देगा, 80 की स्पीड। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है और उसमें बैठा यात्री गेंद को हवा में उछाल देता है, तो गेंद हाथ में गिरेगा, पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा? बोलो हाँ। अब डिपेंड करता है कि ट्रेन चल कैसे रही। अगर एक समान वेग है 80 माने 80 तो हाथ में गिरे, लेकिन अगर ट्रेन त्वरण के साथ है, एक्सीलरेटर है, तब पीछे गिरे। अगर ट्रेन में मंदन है, रिटार्डेशन है, ब्रेक मारा तो आगे गिरे। तुम मतलब मोटरसाइकिल के पीछे एकदम खड़ा हो गया अपने साथी पर ऐसे करके और उसको कहा कि एकदम 60 माने 60 और तुम मोटरसाइकिल पर उछल गया,
और चलाने वाला 60 मैंने 60 बैलेंस रखा है तो तुम वहीं सीट पर गिरो, लेकिन तुम जैसे ही उछला हुआ एक्सीलेटर मार दिया तो बोलो वहीं गिरेगा कि पीछे? पीछे, वो तो चल दिया। तुम जैसे ही उछला हुआ ब्रेक मार दिया तो आगे गिरो। सेम कंडीशन, अगर कोई गाड़ी त्वरित है, एक्सेलरेटेड है और गेंद उछालते हैं तो गेंद गिरेगा, बोलो पीछे। कई लड़का हाथ खाली, कई लोग खाली उतरे लगा ट्रेन में गेंद हाथ में, आप तुरंत पहले नहीं करता। ट्रेन चल कैसे रही है ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेन अगर एक्सेलरेटेड है तो गेंद कहां गिरेगी? पीछे। ट्रेन में ब्रेक लगाया गया, आगे एक समान वेग से है, हाथ में। सेम कंडीशन लिफ्ट में सुनो, लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे आए, भार में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाए, भार बढ़ेगा। लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आए, भार घटेगा। लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, भार तराजू पर चलो और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, रास्ता में वजन कितना बताएं? 0, काम खत्म। दोनों गिर रहे हो समान भार से, समान वेग से, इसलिए लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो उसको भारहीनता कहते हैं और भार हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्यों 0 हो गया तो नहीं समझा? तराजू जितना से खींचा रहा उतने से तुम भी खींचा रहा था, तो लागेगा कैसे? नहीं समझा बात जी? दोनों समान से गिर रहा है तो भार 0 हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, सेम इसी क्वेश्चन को कई बार कल्पनात्मक शक्ति में देता है। आप लोग को क्वेश्चन कल्पना दुनिया में ले जाता है और वहीं चेक करता है कि इनके अंदर कुछ सोच टीचर ने विकसित किया है कि नहीं। और अब सोच वाला में देखो क्वेश्चन दे देगा, एक पिंजरा है और एक पिंजरा को स्प्रिंग बैलेंस से तराजू से लटकाया गया, इसमें एक तोता है। तोता जब उड़ना शुरू कर देगा तो भार घटेगा बढ़ेगा वही रहेगा। सोचो, पिंजरा में तोता है और लटकाए हुए हैं 6 किलो बता रहा, जब पिंजरा को लटकाए तो तोता उड़ना शुरू कर दी, तो भार 6 किलो रहेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। तो ये डिपेंड करेगा पिंजरा कैसा। ये पिंजरा के नीचे जाली है या पिंजरा के नीचे पैक है। दो तरह का पिंजरा होता है, एगो नीचे पैक वाला, एगो नीचे खुला वाला। अगर नीचे खुला वाला है तो भार वही रहेगा, अगर नीचे पैक वाला है तो भार बढ़ जाएगा, क्योंकि उड़ेगा तो हवा के प्रेशराइज करेगा तो भार क्या होगा? बढ़ेगा। तो सब स्टेप सब कल्पना की दुनिया में चलेंगे। तो पहले लिफ्ट और ट्रेन वाला दो बात चलते, नीचे लिख दीजिए हेडिंग लिफ्ट, हेडिंग लिख दीजिए लिफ्ट, लिफ्ट नीचे डैश बोलो यूनिफॉर्म स्पीड अगर रहेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड दे देगा तो वेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान वेलोसिटी है, वेग न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उसका वेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेट चेंज नहीं करेगा। तो नीचे लिख दीजिए लिफ्ट में नीचे डैश देखिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है, ऊपर या नीचे जाता है तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिमाग में आपका बैठ गया, एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए कोई चेंजिंग नहीं होगा। नीचे डैश देखो, अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दे, एक्सेलरेशन माने एक्सीलरेटर है तो बढ़ेगा, अगर नीचे आएगा तो घटेगा। तो लिख दीजिए जब त्वरण के साथ एक्सेलरेशन के साथ अपवार्ड होगा तो बढ़ेगा, डाउनवार्ड होगा तो डिक्रीज करेगा। जब त्वरण के साथ लिफ्ट ऊपर जाता है, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवार्ड देन वेट इंक्रीज, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाता है तो भार बढ़ता है, और नीचे आता है डाउनवर्ड होता है, और नीचे आता है तो भार घटता है। दूसरा में त्वरण चल ही रहा है, त्वरण के साथ ऊपर जाता है तो बढ़ता है, नीचे आता है तो घटता है। नीचे डैश देखिए लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो भार बराबर 0, वेट 0 हो जाएगा, वेटलेस हो गया, भारहीनता उसको कहेंगे। नीचे छोटा सा हेडिंग दीजिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी इस कल्पनात्मक आपको ध्यान रखना है। रेलगाड़ी बोलो, रेलगाड़ी एक समान वेग से जा रही है तो गेंद उछलाने पर गेंद हाथ में त्वरण से जा रही है, पीछे मंदन हो गया, आगे। तो लिख दीजिए देखिए जब रेलगाड़ी एक समान वेग से चलती है, जब रेलगाड़ी एक समान वेग से चलती है, एक समान वेग से चलती है, एक समान वेग से चलती है तो गेंद उछलाने पर गेंद हाथ में गिरता है, तो गेंद उछालने पर गेंद हाथ में गिरता है, उछालने पर गेंद हाथ में गिरता है। नीचे देखिए जब रेलगाड़ी त्वरण के साथ चलती है, एक्सेलरेटेड होती है,
जब रेलगाड़ी त्वरण के साथ चलती है, एक्सेलरेटेड होती है, त्वरण के साथ चलती है, तो गेंद उछालने पर बोलो कहां गिरेगा? पीछे गिरता है। गेंद उछालने पर पीछे गिरता है। नीचे डैश देखिए। जब रेलगाड़ी मंदित होती है, रिटार्डेशन में होती है, रिटार्डेशन का मतलब ब्रेक लगाया जाता है। जब रेलगाड़ी मंदित होती है, रिटार्डेशन होता है, तो गेंद उछालने पर गेंद बोलो ब्रेक लगाया गया, कहां गिरेगा? आगे गिरती है, आगे गिरती है। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दे, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। बस थोड़ा सा समझोगे, एस्केप के बाद ये लेसन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तब इसके बाद का जो लेसन है फिर हम लोग इसी से रिलेटेड हम लोग हल्का देखेंगे, और वो होगा सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। तब हम लोग फिर फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे, उसके बाद एक लेसन और होगा, मैकेनिक्स की दुनिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सभी लोग पहले समझो पलायन का मतलब क्या होता है। आप लोग नाम जानते होंगे कि गांव वाले पलायन कर गए माने भाग गए, चले गए, छोड़ दिए, एस्केप कर दिए। अब ध्यान दीजिए, अगर ये चुंबक है और चुंबक का पावर है यहां तक खींचने का, तो बोलो अगर हम एक कांटी को मारे और यहां तक फेंकें तो बोलो यही रहेगा कि खींच लेगा? खींच लेगा। अगर इसको मार के यहां तक भेजे तब खींच लेगा, मार के यहां तक भेज दे तब नहीं खींचेगा। बस सेम कंडीशन यही पृथ्वी के साथ है। अगर पृथ्वी में यहां तक खींचने का लिमिट है और हम किसी गेंद को फेंके और यहां तक गया तो पृथ्वी खींच लिया, और फेंके यहां तक खींच लिया। अगर हम इतना वेग दे दें कि यहां पहुंच जाए तो नहीं खींचेगा। तो इस वेग को पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी का। पलायन वेग का मतलब है वह न्यूनतम वेग, मिनिमम वेलोसिटी, जिसको प्राप्त करने के बाद वस्तु पुनः ग्रह के आकर्षण में वापस नहीं होता, पलायन वेग कहलाता। रॉकेट को हम लोग पलायन वेग से ही फेंकते हैं, और पलायन वेग का फॉर्मूला होता है √2gr। किसी भी ग्रह पर पलायन वेग ग्रह के मास उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, और पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर किसी लड़के की इच्छा है कि मोटरसाइकिल एकदम तेज चले, कई बच्चे का आदत होता है कि हवाई जहाज देखेगा और 3-4 गिनते गिनते कहेगा कि 20 किलोमीटर चला गया, सोचता है बहुत हाई स्पीड है। तो कहता है कि अगर हवाई जहाज भी धरती पर एक गिनने में 11 किलोमीटर अगर चल दिया तो धरती छोड़ देगा, वापस नहीं आएगा, चाहे हवाई जहाज रहे चाहे मोटरसाइकिल रहे। मोटरसाइकिल कंपनी भी ऐसा मोटरसाइकिल बना दे कि एक्सीलरेटर देने पर 1 और 11 किलोमीटर, तो जहां से चला रहा है वहां से सीधे अंतरिक्ष में मोटरसाइकिल के साथ जाएगा, बीच में एक्सीडेंट सब नहीं होगा, वो धरती छोड़ देगा और स्पेस में मोटरसाइकिल के साथ चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो अब आएगा भी नहीं, तो सोच लो ये कितना खतरनाक वेग है, तो समझ रहे। लेकिन अच्छी बात है कि पृथ्वी पर पलायन वेग ज्यादा है, एक गिनने में 11 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है, संभव नहीं। हाँ, चंद्रमा पर पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, इससे बहुत कम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस ग्रह पर पलायन वेग कम होता है वहां नुकसान क्या है? अगर वहां आंधी आ गया इस वेग से तो पूरा हवा ही ग्रह छोड़ देगा। इसीलिए जिस ग्रह पर पलायन वेग कम है वहां हवा नहीं होती। ये तो भाग बनाइए कि धरती पर पलायन वेग ज्यादा है, नहीं तो अगर इस वेग से अंदर आ गया कभी तो टोटल हवा अंतरिक्ष चला जाएगा, सब जीव जंतु गलत जाएगा कि हवा, तो कहेगा पलायन वेग को प्राप्त करते हुए वापस हो। तो आपसे पूछा जाएगा चांद पर हवा नहीं है क्योंकि? चॉइस ए, चांद को अपना प्रकाश नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं कहना कि सर नहीं होता। बी कहेगा चांद पर पलायन वेग अधिक है, सी चांद पर पलायन वेग कम है। तो जिस ग्रह पर पलायन वेग कम है वहां हवा नहीं होता। अब दिमाग में सेट करो, लाइफ टाइम याद होना चाहिए, जब हम कहें पृथ्वी पर पलायन वेग तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पलायन का होने का मतलब क्या है? भाग जाना। और भाग जाने के लिए हिंदी में मुहावरा पढ़े हो, 9-2-11 होना, देख रहा है, 9-2-11 होना, देखो इसे परमानेंट सेट होना चाहिए। जब कहें पृथ्वी पर पलायन वेग कहना कि वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नया मुहावरा खोज कर देते हैं, फिजिक्स का मुहावरा, हिंदी के नहीं। अभी जिससे पूछोगे वो नहीं बता पाएगा क्योंकि हिंदी का मुहावरा पड़ेगा, तो फिजिक्स का 9-2-11 होना, भाग जाना। फिजिक्स का मुहावरा है 1-1-2 होना, धरती छोड़ देना। बड़ा बेजोड़ मुहावरा। तुम अब किसी से पूछोगे कि बोलो तो 1-1-2 होना मुहावरा क्या अर्थ? कहेगा ये कौन मुहावरा है? 9-2-11 होना तो सुने, तुम कहना नया मुहावरा है 1-1-2 होना, धरती छोड़ देना। आप 2-2-4 होना तो चांद छोड़ देना। बोलो दोनों छोड़वाने आ गया सबको ना, जल्दी लिखो। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, नीचे लिख दीजिए। वह न्यूनतम वेग जिसे प्राप्त करने के बाद वह पुनः ग्रह के आकर्षण में नहीं आता है, वह पुनः ग्रह के आकर्षण में नहीं आता है, ग्रह के आकर्षण में नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। नीचे डैश लिख दीजिए, पलायन वेग भी बराबर √2gr, √2gr। नीचे डैश देखिए, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नीचे डैश लिख दो, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दीजिए, जिस ग्रह पर पलायन वेग का मान कम होता है, जिस ग्रह पर पलायन वेग का मान कम होता है, उस ग्रह पर गैस की उपस्थिति नहीं होती है, उस ग्रह पर गैस की उपस्थिति नहीं होती है, गैस की उपस्थिति नहीं होती है। कोई भी लड़ाकू विमान हो, हवाई जहाज हो, कोई हो, इस वेग से नीचे ही उड़ना, इस वेग को प्राप्त कर लेगा तो धरती ही छोड़ देगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी जहाज, लड़ाकू विमान, सिंपल विमान इस वेग से धरती पर नहीं उड़ेगा। चांद पर जाएगा तो इससे नीचे रहना, इससे ऊपर रहेगा तो चांद की कक्षा छोड़ के चल देगा। तो इसलिए वो एस्केप अंतिम वेलोसिटी था। अब हम लोग ग्रेविटेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया।
अब नए लेसन इसमें चलेंगे कल सिंपल पेंडुलम, उस पर पूरा हम लोग बेसिक देंगे और मेन बेसिक जो अच्छा समझ रहा है उससे सारा प्रश्न बनते चला जाएगा। अभी हम लोग ज्योग्राफी की क्लास की ओर चलेंगे। आज का फिजिक्स यहीं तक क्लियर है ना? आज का क्लास पूरे घर पे उसको रिवीजन करना, बढ़िया से देख लेना।